नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और आज हम आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं और मेहमान खास इसलिए क्योंकि मुद्दा काफ़ी खास है, क्योंकि अभी से नहीं, कई दिनों से हम चर्चा देख रहे हैं जो सेंटर पॉइंट में आ गया है, वो यूपी में है। और यूपी में आजकल जो हलचल है, वो खूब देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि शायद यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। हालाँकि कल की मुलाकातों की बात करें तो उसके बाद थोड़ा मामला कहीं न कहीं शांत और ठंडा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं, अभी भी कहीं न कहीं धुआँ उठ रहा है और ये कहते हैं ना कि तूफ़ान के आने के पहले की जो एक शांति होती है, वो है, उसको शांत कराया गया। लेकिन एक बार फिर से जो बड़ा बवाल है, वो यूपी में शायद हमें आने वाले वक़्त में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सच में यूपी में जो इतने दिनों से चर्चा चल रही है, जिसको लेकर कह रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है, हलचल मची हुई है, क्या वो हलचल सच में शांत हो गई है? क्या यूपी में अभी ऑल इज़ वेल है या फिर आने वाले वक़्त में कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा? चलिए, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। विशाल चौहान जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं और पुष्पेंद्र नमस्कार। शर्मा जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश कटियार जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो फिलहाल सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगी। राजनीति तौर पे आप जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको ये तमाम चीज़ें देखकर क्या लगता है कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है यूपी में, इन 2 बड़े नेताओं के बीच में, वो क्या बयान कर रहा है? रितु जी, आपको, विशाल जी और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहूँगा। आज इस चैनल पे मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। देखिए, जी। ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई 1 या 2 दिन का परिणाम नहीं है घटनाओं। हुँ, ये चर्चाएँ 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हुई थी कि योगी जी को दिल्ली से कुछ शायद उनको हटाया जाए या हटाने की कोशिशें हैं। फिर वो बातें धीरे-धीरे खत्म हो गई। फिर आया कि साहब हुँ, वो चूँकि केशव केशव मौर्य चुनाव हारे थे और शिराथू से तो ये आरोप भी लगाया गया कि शायद योगी जी ने कहीं सहयोग नहीं किया और इस वजह से पल्लवी वहाँ से जी, जीत गई। वहाँ से बात बढ़ते, बढ़ते, हुँ, बढ़ते लोकसभा चुनाव आ गया। उनको दिल्ली के इशारे पर केशव मौर्य जी को उप हुँ, मुख्यमंत्री बना दिया गया हारने के बाद भी। जब लोकसभा चुनाव आए, तो उस समय माहौल हुँ, बहुत गर्म था और एक चुटकुला जो है वो हुँ, सारे पत्रकारिता जगत में और विश्लेषकों में चल रहा था कि कुएं में 40 सीढ़ी थी और 80 सीढ़ी थी और 40 तक ले आके छोड़ हुँ, दिया। वो सब बिल्कुल, आपने सुना बिल्कुल। होगा। हुँ, हुँ, तो मतलब शुरू से जी, ही लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही योगी जी की निष्ठा पर सवाल उठने लगे थे कि कहीं वो ऐसा हुँ, चाहते हुँ, हैं कि दिल्ली कुछ कमजोर हो जाए। हाँ, लेकिन ये चर्चा है, मैं किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये जो चर्चाएं हैं मैं उनका सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ ताकि हुँ, पाठकों की समझ में बैकग्राउंड आ जाए। वहां से ये बातें शुरू हुई और बिल्कुल। अनायास जहाँ 75 की या 80 में से 80 की बातें थी, वहाँ सीटें इतनी कम रह गई हुँ, कि ये भारतीय जनता पार्टी हुँ, जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी जो पार्टी बहुत ही अनुशासित और कैडर बेस्ड मानी जाती हो, लेकिन होता ये है रितु हुँ, कि जब तक आप मुनाफे का कारोबार कर रहे होते हैं, तो आपसी मतभेद दबे रहते हैं और छोटी-मोटी बातें दबी रहती हैं। जैसे ही आप जी, कारोबार में नुकसान होने लगता है, इसी तरह से सत्ता है, जब उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, तो फिर एक दूसरे पर उँगलियाँ उठने लगती हैं और जब हुँ, हुँ, उँगलियाँ हुँ, उठती है, तो फिर बातें होती हैं और जो जो बिल्कुल, थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी दबा बात हुआ है। होता है, जो पार्टनर थोड़ा दबा हुँ, हुआ होता है या स्टेक होल्डर, उसको मौका मिलता है कहने का हुँ, कि साहब इसकी वजह से ये नुकसान हो गया, इसकी वजह से ये नुकसान हो गया, तो कहने का मौका मिलने हुँ, लगता है। उधर हुँ, दिल्ली भी थोड़ी-सी वीक हुई और जो स्ट्रेंथ उनकी थी या जो एक इशारे पर कोई बोलता नहीं था, तो ये बातें होने लगी हुँ, और फिर 14 जुलाई को हुँ, बैठक होती है लखनऊ में, जहाँ पे केशव हुँ, मौर्य कह देते हैं हुँ, कि भई संगठन बड़ा है। उधर से योगी जी कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। अ, योगी जी कहते हैं अति आत्मविश्वास से हारे कार्यकर्ता को सहयोग नहीं मिला। हुँ, 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 हालाँकि दबे मुँह से ये भी बातें होती रही कि जो 400 पार का नारा था उसने कहीं हुँ, नुकसान दे दिया। तो ये हुँ। इसकी बैकग्राउंड थी। अब ये बैकग्राउंड के ये हम अलावा कहें जो वो हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जब फ्रंट फुट पर आकर उस दिन जुलाई के महीने में जब आए और सामने इस तरह की बातें रखी। लेकिन ये जो कटकथा है, वो कहें कि 2017 से ही शुरू हो गई थी। हमारे साथ
अवधेश कटियार जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विशाल जी, ये बताइए, 2017 से शुरुआत हुई, कहा जाता है कि जब पूरी तौर से देखा जाता था कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं सीएम बनते, लेकिन एकदम से जो नाम सामने आया वो योगी आदित्यनाथ का था। ये खींच जो कहते हैं ना कि वो वहां से शुरू हुई, वो अभी तक चल रही है। देखिए 2017 में विशाल जी। जैसे कि अभी 2017 में बता रहे हैं कि चर्चा शुरू हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और काम करने का एक अपना तरीका है। यहाँ सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यहाँ कोई एक परिवार विशेष का किसी का मुखिया तय नहीं करता है। यहाँ परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने की प्रथा नहीं है। यहाँ जो योग्य व्यक्ति होगा, जो सुटेबल होगा, जो लगता है कि जो नेतृत्व कर सकता है, उस पर विचार किया जाता है और उसी को आगे बढ़ाया जाता है। रही बात नाम सामने आने की, देखिए राजनीति में तमाम तरह के लोग हैं जो महत्वाकांक्षाएं पालते हैं। बिना महत्वाकांक्षा के राजनीति संभव नहीं है। तो तमाम तरह के लोग हैं और तमाम विपक्ष है और लोग हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कुछ ना कुछ लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छवि किस कदर खराब हुई है, किस तरह की बातें चल रही है, समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही आप लोगों को तोड़ने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले अपना घर देखे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, मंच से उनके आगे माइक छीन लेते हैं, अपने चाचा जो कि पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं, उनसे उनका जग जाहिर है किस तरह का झगड़ा, कई बार वो पार्टी से अलग हुए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो वो लोग जो लोग वो दूसरे पर किस तरह से इस बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं है। सब जो चर्चाएं हैं, विपक्ष इस तरह के मुद्दे छोड़ता है ताकि जो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से 2014 से लगातार लोकसभा में मैंडेट ला रही है, 2017 से लगातार विधानसभा में यूपी में मैंडेट ला रही है, तो उनको कैसे तोड़ा जाए, उनमें फूट कैसे डाली जाए, इसलिए इस तरह की चीजें आती रहती है। लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं और वहां कार्य करने का एक तरीका है, एक वहां व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। सर, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी रितु जी। जी सर, समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी जो पिछले दिनों घटनाक्रम चला है यूपी में, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पूरी उम्मीद ही बना दी गई थी कि शायद सरकार गिरने वाली है और अब एक हमारी सरकार बनेगी। मॉनसून ऑफर दिया गया आप लोगों के जरिए, लेकिन ऑल इज वेल अब लगता है यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अब ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। नहीं रितु जी, हम लोग जनता का जनादेश था, हमने उसका सम्मान किया और जो 2024 में जो जनादेश आया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया। ऑल इज वेल रहना चाहिए है या नहीं है, वो तो उनके संगठन के लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से संगठन की बैठकें होती हैं, हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साहब, पाठक साहब, भूपेंद्र चौधरी साहब, ये आपस में जो द्वंद्व खींचातानी चल रही है, वो उसके आने जाना चाहते, उनके आने जाना चाहते, इस आपसी द्वंद्व में, आपसी झगड़े में अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की जनता को, जब परिवार के दो सदस्यों में लड़ाई चले तो तीसरे का कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। नहीं, हम इन चीजों को फायदे और नुकसान नहीं रितु जी, हम इसको फायदे और नुकसान के हिसाब से नहीं देखते। हमारा जो नजरिया है वो उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है उसने जो समाजवादी पार्टी को जनादेश दिया है अपने सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए, उनके काम हो, उनके जीवन में हालात बदले, उत्तर प्रदेश तरक्की के राह पे जाए, और ये तब संभव होगा जब सरकार सही तरीके से फैसले लेगी, और सरकार तब फैसले लेगी जब सरकार एकजुट होकर काम करे। अब आरएसएस के मोहन भागवत साहब के प्रति बीजेपी का नजरिया क्या है? नड्डा साहब कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है।
अब मोहन भागवत साहब के बाद जो मौर्य साहब है और पाठक साहब है वो दिल्ली दौरा करते रहते रात दिन। अब उन्हें अपने मंत्रालय चलाना चाहिए, योगी साहब को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद में पिस उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है ना। देखिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो सवाल करते हैं कि भाई शिक्षा का बुरा हाल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, आपको मतलब नहीं है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये है कि हाथरस में घटना घटती है तो 23 लोगों का जीवन चला जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे और आपस में लड़ो झगड़ो जितना मर्जी, बंटवारे में जब बेईमानी होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय जो भ्रष्टाचार का आलम प्रदेश में जनता करा रही है, पुलिस वालों का जो रवैया है, और जो एनसी नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो डेटा आ रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं में देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का यही कहना है, क्योंकि हमें पता है यूपी उस तरह की रोल मॉडल के लिए होने लगी है, रोल मॉडल के तौर पर उसको देखा जाता है स्टेट को। कई और स्टेट में कहा जाता है कि यूपी जैसा हम फॉर्मूला लागू करें, लेकिन आप अपना पीडीए फॉर्मूला ले आए हैं और कहते हैं कि योगी फॉर्मूला से बड़ा फॉर्मूला होगा। पुष्पेंद्र जी, इस फॉर्मूले को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सच में पीडीए फॉर्मूला ये योगी फॉर्मूले से बेहतर है, और क्या सच में बीजेपी को इससे मूंगी खानी पड़ सकती है? पुष्पेंद्र जी। देखिए, पहले तो जो विशाल जी ने कहा कि अनुशासित पार्टी है, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल अनुशासित पार्टी है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत भी यही थी कि उसके खिलाफ कोई बोला नहीं जाता था। लेकिन जिस तरह से नेताओं का व्यवहार और आचरण है, खासतौर पे दोनों मुख्यमंत्री का, तो वो साफ बताता है। मतलब एक तो होता है कि पर्देदारी में लड़ाई हो रही है, वो पर्दा तो खत्म हो चुका है। ये कोई मान ही नहीं सकता कि इस समय आपस में मतभेद नहीं है। अब इस मतभेद का फायदा विपक्ष उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो जैसा सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई हर कोई ये तो चाहेगा कि सरकार स्थिर होके अच्छे से चले, है ना, तो वहां पर वो नेगेटिव पॉइंट होता है। अब आते हैं पीडीए पर। पीडीए देखिए एक समीकरण है और वक्त के साथ साथ पहले भी मंडल का मंडल हुआ, बहुत से समीकरण, जातीय समीकरण बनते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत, विशेषता ये थी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी ने कहा, 2014 से मैंडेट मिला, फिर 2019 में भी मैंडेट मिला, 2017 में आपको बहुत अच्छा मैंडेट मिला, 2022 में भी आप दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन 2024 में तो आपको, अगर यूपी की बात करें तो जनादेश नहीं है, आपका बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ये क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। जातीय समीकरण भी उसमें कारण है, और एक वो फटीक जो हो जाती है लगातार एक ही सरकार की, वो फटीक भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का वादा किया, उससे जब ये निष्कर्ष निकाला गया कि संविधान में बदलाव हो सकता है, तो विपक्षी क्यों चुकेगा भाई? ये तो राजनीति है, विपक्षी को आप मौका दे रहे हैं, अगर आप विपक्ष के प्यार को लेते हैं तो उसका अवसर उठाएंगे। और उन्होंने जैसे चाहा उसे यूज किया। आपकी नीयत क्या थी नहीं थी ये तो बात की बात है, लेकिन उसमें विपक्ष को मैं क्यों गलत ठहरा दूं? आपने ये अवसर दिया, उन्होंने उसे एक नैरेटिव को तैयार किया, उस नैरेटिव को ले आए। अब रही बात पीडीए की, देखिए ये सुनने में पीडीए बहुत अच्छा लगता है ना। अगर ये पीडीए वाकई पीडीए हो जाए तो फिर तो सपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो सपा की बल्ले बल्ले हो जाए और सांसद जीते, शायद इससे भी ज्यादा जीत हो जाए। अगर हम विधानसभा सीटों का हिसाब लगाएं तो करीब 185 सीटें बैठती हैं, अब चुनाव हुए तो फिर तो 200 पार अपने आप हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी को मूर्त रूप में लाने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए अखिलेश जी को और सबको और संघर्ष करना पड़ेगा और इसकी वास्तविकता बतानी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हार कर भी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। आपको मौका मिला था, नैरेटिव बन गया, अब थोड़ी वो चुप बैठेगी। आपके पीडीए की काट के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। और जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं, मैं चर्चा कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पुष्टि है कि एक तरफ से स्वतंत्र देव जी को ले आए, एक तरफ से कहीं जाति के नेता उनको आगे ले जाएं। अब उन्होंने इस पर भी तो कमेंट किया ना भाजपा ने कि भाई आपने जो है पीडीए का नारा दिया था और माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना दिया। ये अलग बात है अखिलेश जी की क्या सोच रही हो, वो शायद उसके साथ भी आगे लाना चाहते हो। ये बात ठीक है अखिलेश जी, अगर ये पीडीए फॉर्मूला इतना ही कारगर था तो ये पहले क्यों नहीं लाया गया? अब क्यों लाया गया? अब सारी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, अब इस पीडीए फॉर्मूले की बात कर रही हैं। अगर इतना ही फायदेमंद आप लोगों की पार्टी के लिए पीडीए था तो पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? ऋतु जी, राजनीति
फायदे और नुकसान में तौलने का विषय नहीं है। राजनीति सही और गलत में चुनने का विषय है। हम कोई फायदे के लिए नहीं लाए, हम समाज में हमारी जिम्मेदारी गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का, व्यापार करना नहीं है, राजनीति करना। जब इस देश में पिछड़ों का हक मारा गया, इस देश में दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किए गए, दलितों के दूल्हे को उतार के उनको गांव में बेइज्जत किए गए, इन 10 सालों के शासनकाल में जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज ने जिस तरीके का उत्पीड़न झेला है, उनके रिजर्वेशन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलित सर्टिफिकेट बना के नौकरियां करनी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने पिछड़ों का अधिकार लूट लिया। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो डकैती दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे आप डाल रहे, जो आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं, संविधान के मूल भावना से आप देश अलग तरीके से चलाना चाहते हैं, आरएसएस के द्वारा मानसिकता से चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के बताए हुए संविधान के अनुरूप नहीं चलाना चाहते हैं, तब हम इस मुद्दे पे आए कि हमें पीडीए के लिए लड़ना है और पीडीए के अधिकारों की रक्षा करनी है। यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं। हमें अगलों से कोई परहेज नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी को भी हमने बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ बीजेपी डकैती करेगी, संविधान को बदलने की बात करेगी, बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के हक को लूटने की बात करेगी, तो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार के फैसलों पे सवाल करें और उनके जनता के अधिकारों को बताएं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब तो जनता ही डिसाइड कर लेती है ना। आप ये खुद देखिए, हम खुद देखते हैं इस चीज को कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो कितना लोग पसंद करते हैं, कितनी कार्यकर्ता पसंद उन्हें यहाँ पर करते हैं। जब भी चुनाव होते हैं हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग नेता होता है, जो स्टार प्रचारक होता है, वो सीएम योगी होते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता से पूछा जाता है यहाँ पर सबसे ज्यादा रैलियां किसकी करानी है, जनसभा किसकी करानी है, तो योगी आदित्यनाथ की। फॉर्मूला किसका यहाँ पर डिसाइड करना है, तो योगी आदित्यनाथ का। जैसे यूपी का, ये तो आप विदेशों में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने सेट किया है अपने प्रदेश में, वो किस तरह से बड़ा और उसको किस तरह से लोग स्टडी करने के लिए बाहर से आ रहे हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी बातें गिनाना अलग चीज है। हालांकि ठीक है, आप विपक्ष में हैं और आप इस तरह की बातें गिनाएंगे, लेकिन विशाल जी ये समझना बेहद जरूरी, जब घर के भीतर से इस तरह की आवाजें उठने लगे तो दूसरा तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, सवाल उठाएगा ही और उंगली भी उठाएगा। आपकी जो घटक दल है, निषाद पार्टी की बात कर ले या फिर सुप्रिया पटेल की यहाँ पर बात कर ले, उनकी जो पार्टी है वो भी आवाज उठाने लगी है। न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य, न ब्रजेश पाठक, न और तमाम नेता, बल्कि और भी आवाजें उठने लगी है। तो ऐसे में सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनकी बात का जवाब दे दूं। मैं पूछना चाहता हूँ, पीडीए की बात हो रही थी, पीडीए में पिछड़ों का जो इनकी परिभाषा समाजवादी पार्टी के रूप है, वो पिछड़ों की परिभाषा क्या है? पिछड़ों में क्या सिर्फ एक जाति आती है? और एक जाति में भी परिवार। आप जब टिकट का बंटवारा करते हैं, जब आपने लोकसभा में टिकट का बंटवारा किया, तो आपने एक ही पिछड़ी जाति और एक उस उच्च जाति में से अपना परिवार, एक ही परिवार, जिसमें से चाचा, ताऊ, भतीजा, पत्नी, पति, ये सब लोग आकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। क्या आपकी पिछड़ों की परिभाषा इतनी संकुचित है? क्या आपका जो पिछड़े वर्ग का दायरा है वो इतना संकुचित है? दूसरी बात, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे कि महिलाओं संबंधी अपराध, ये वही पार्टी है जहां आजम खां किसी महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये वही पार्टी है जो अतीक अहमद का समर्थन करती है। ये वही पार्टी है जो मुख्तार अंसारी का समर्थन करती है। ये वही पार्टी है जो शफीकुर रहमान बख्श साहब जो इनकी पार्टी से हैं, वो तालिबान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनके जहां वो रहते हैं वहां से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो ये किस हिसाब से कानून व्यवस्था की बात करते हैं? दूसरी पार्टी पर विपक्ष है, उंगली उठाएगा, झूठे सच्चे आरोप लगाएगा, लेकिन
योगी आदित्यनाथ जो 2017 से यूपी की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने 2017 से 22 तक और 22 से अब कानून व्यवस्था को एक जैसे कह रहे एक आइडियोलॉजी, उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, एक शब्द दिया जो पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। उन्होंने किसी धार्मिक चश्मे को पहनकर या किसी जाति को चश्मे के पहनकर कार्रवाई नहीं की, उन्होंने मुस्लिम देखकर कार्रवाई नहीं की। विशाल जी देखिए, विशाल जी अभी हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आप लोगों, आपकी पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके जो घटक दल है वही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो नीतियां हैं, जिस तरह का कामकाज हो रहा है, उनको लेकर तौर तरीकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली है वो बिल्कुल स्पष्ट है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। उन्हें जब कानून व्यवस्था की बात करनी होती है तो वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो उन्हें उठाना चाहिए। कार्रवाई होती है तो सब पर होती है। जब वो किसी भी अन्य क्षेत्र में कदम उठाते हैं, विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या अन्य जहां भी वो जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, वो स्पष्ट रूप से वो उनकी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी है। किसी का सवाल उठाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरी बात, जितने भी घटक दल हैं कुछ बोलने को भी फिलहाल बचा नहीं है। ठीक है विशाल जी, ठीक है विशाल जी। पुष्पेंद्र जी, एक दिन पहले की बात है जब सचमुच यूपी को लेकर लग रहा था कि शायद कुछ तो बड़ा होने वाला है, योगी नहीं तो कौन, इस तरह के सवाल भी उठ रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन हो पाता कि सच में यूपी को लेकर कोई बदलाव की स्थिति बनती? ऐसा क्या बीजेपी सोचती, संगठन सोचता? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, जी सर, जी। देखिए, अभी राहुल जी ने जी सर, बिल्कुल क्लियर। अभी राहुल जी ने योगी जी के लिए बहुत उनकी प्रशंसा की, और कानून व्यवस्था की बात हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं भी उनका प्रशंसक हूँ, हालांकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। पर आप एक बात बताइए कि चाहे भानुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी की आपने बात की, योगी जी अचानक सारे विधायकों से मिलने लगे, रोज सेल्फी होने लगी। विशाल जी इससे पहले तो नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें घेर रखा था। देखिए, कोई भी आदमी देवता नहीं है राहुल जी, गलतियां सबसे होती है और तभी कमजोर होती है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, पर एकदम से मुख्यमंत्री बदल देती है। ऐसा तो है नहीं, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। तो ये बातें भी तो आपकी पार्टी के साथ ही चलती है ना, क्योंकि आप जीत रहे हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो बात स्वीकार हो जाती है। लेकिन जहां पर विवाद होता है, तो योगी का अपना प्रभाव कितना ज्यादा है, शायद इसीलिए देर लग रही। क्या मुझे नहीं मालूम क्या बदलने जा रहे हैं, दिल्ली से क्या आदेश होने, पर चर्चाएं निराधार नहीं है। जो भी आचरण है, जो व्यवहार है, वो निराधार नहीं है। अब वो कब तक लंबित हुआ है या हमेशा के लिए स्थगित हो गया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं वो निराधार नहीं है, उनमें दम था। और जो व्यवहार था वो दर्शा रहा था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, चाहे वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। बीएल संतोष जो आपके संगठन मंत्री हैं, उनके पास तो मुख्यमंत्री जाते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि बीएल संतोष जहाँ योगी जी रुके हैं वहां जाते हैं। तो दाल में कुछ तो है, दाल में कुछ था, अब वो बदले जा रहे हैं। या उपचुनाव तक उन्हें रोक दिया गया है, या केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को डांट पड़ी है कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगे और चुप रहेंगे। तो ऐसा नहीं है राहुल जी, जो सारी बातें हैं उनसे कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ नहीं था। आपस के मतभेद जाहिर है और महत्वाकांक्षाएं होती हैं राजनीति में। 2017 की जब बात की तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको एक लगता होगा कि मुझे बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, चाहे वो संघ के दबाव में या किसी भी दबाव में, या उनके लिए एक अच्छा प्रयोग किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा रहता है, वो बन जाते तो बेहतर रहते, लेकिन ये सब चीजें महत्वाकांक्षाओं का खेल है राजनीति। और जो अभी मेरे भाई सफल से कह रहे हैं फायदे की बात नहीं करते, तब मैं उसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा उनसे कि नहीं, राजनीति भी जिस तरह से है उसमें फायदा देखते ही संगठन किए जाते हैं, उसी से दोस्त बनाए जाते हैं, उसी से दुश्मन बनाए जाते हैं और उसी से समीकरण बिठाए जाते हैं। तो योगी जी का चैप्टर तो अभी खुला है,
अभी चलता रहेगा, देखिए उपचुनाव तक शायद हो जाए या उसके बाद हो, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरेगी। पुष्पेंद्र जी, एक चीज ये भी कही जा रही है, एक चीज ये भी कही जा रही है, जो चैप्टर खुला था कि अगर बीजेपी का यूपी में चेहरा अगर योगी नहीं तो कौन। आपने कुछ साल पहले भी देखा होगा कि 20-21 के करीब में इस तरह की चर्चा एक बार पहले भी चली थी कि योगी शायद रिप्लेस होंगे या तो उन्हें केंद्र में लाया जाएगा, इस तरह की चर्चा थी। शायद तब भी कोई कहते हैं ना कि एक विकल्प के तौर पर यहाँ पर पार्टी के पास कोई नहीं था। तो ऐसे में जब अभी चर्चा चल रही थी तो कहा जाता है 1999 में जब कल्याण सिंह को हटाया गया था तो वो बहुत बड़ा खामियाजा उस दौरान बीजेपी को भुगतना पड़ा था, खासकर यूपी में, कि काफी लंबे इंतजार यूपी में वापसी के लिए करना पड़ा। तो शायद ये गलती बीजेपी दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी और कहा जाता है कि विकल्प भी नहीं है, और विकल्प के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य सामने भी आते हैं तो वो कौन क्या है, क्योंकि 2014 से देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ा, अच्छी खासी जीत हासिल तो की, फिर 2017 में यहाँ पर उन्होंने फिर से जीत हासिल की, मुमकिन था, लेकिन 22 में हार गए। ये जो पॉइंट दर पॉइंट केशव प्रसाद मौर्य के सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो एक फेज हो सकते हैं आने वाले वक्त में? अभी फिलहाल चुनावों तक ये शांत हो गया, लेकिन क्या इस पर विचार हो सकता है? क्या सही तौर पर केशव प्रसाद मौर्य लगते हैं योगी के ऑल्टरनेट? देखिए, वैसे तो यहाँ राहुल जी, अखिलेश जी सब बैठे हैं और सब राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और जितना मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही है। और जब योगी जी बने थे तब केशव जी का नाम, मनोज सिन्हा जी तो मंदिर तक चले गए थे और पूजा भी कराए थे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही है। हम मध्य प्रदेश में देख लें, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो नए नाम सामने आते हैं। मुझे एक बात निश्चित लगती है कि केशव मौर्य को विकल्प के रूप में जल्दी से एक्सेप्ट हो, जिसका नाम चर्चा में हो वो हो, मुझे लगता नहीं। हो सकता है कुछ भी हो जाए, पर मेरे को जो अनुभव भारतीय जनता पार्टी का है वो हमेशा चौंकाने वाली काम करती है, और होना भी ये चाहिए। अगर आपका कोई ऑफिस है और वहां दो एम्प्लॉइज को झगड़ा कर रहे हैं किसी एक पद के लिए, तो रितु आप भी क्या करेगी? यू विल चूज अ थर्ड वन, ताकि दोनों में क्योंकि फिर वो गुटबाजी हो जाएगी अगर दोनों में से करेंगे, तो इट्स बेटर टू हैव अनदर न्यू नेम। तो वहां पर वो नया नाम लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चौंकाती रही है, अभी इसी बात पे चौंकाएगी कि योगी जी को ही कंटिन्यू रखे, क्योंकि योगी जी ने जो जमीन बनाई है और जिस तरह से है उनके साथ वो राजस्थान मध्य प्रदेश वाला व्यवहार संभवतः दिल्ली हाईकमान नहीं कर सकता, ना कर पाएगा, ऐसा लगता है मुझे। उसके लिए कुछ समय और लग जाए, कोई प्रक्रिया आप ले जाए, है ना, कोई भी प्रक्रिया। अब देखिए, ये अकेली ऐसी पार्टी है जिसने हारने के बाद 4000 लोगों से राय ली, क्यों हारे, तो ये भी ये एक पार्टी विद ए डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है विशाल जी, अभी जो एक हताश चल रही है, क्योंकि इसी को लेकर आगे की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की कहे वो तैयार करेगी। आपकी संगठन की बात करें तो उसको लेकर पैसे भी लिए जाएंगे और रणनीतियां भी आप लोगों की तरफ से बनाई जाएंगी। तो क्या लगता है कि उपचुनावों में इसका असर आप लोगों को देखने मिलेगा? टास्क दे दिए मोदी जी ने योगी को कि आप जाइए और निश्चिंत रहिए, कोई कुछ अलग चीजें नहीं होंगी और आप टास्क को पूरा कीजिए और यूपी में बढ़त बनाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्य करने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जब 14 में जीती, लगातार काम करते रहे, 19 में बहुत अच्छे मैंडेट के साथ तब भी काम करते रहे, 22 में विधानसभा में पुनः जीते फिर भी काम करते रहे, और अब 24 में भी उसी तरह जीतकर उन्हें कोई घमंड होता है और ना हार कर कोई ऐसे निराशा, क्योंकि जनता है, जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, काम को हमेशा लगातार अनवरत रूप से करते रहना चाहिए। रही बात इसकी, तो देखिए चुनाव परिणामों में जो भी चीजें आई हैं, तो निश्चित बात है कि विरोधी अपनी अपनी बातें करेंगे, जनता में तमाम तरह की बातें उठेंगी। और मैं ये बात भी कहता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा हूं कि मुझे उसकी विचारधारा पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उससे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लेकर जुड़े हों, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां स्वार्थ को लेकर चलने वाले लोग ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते। यहाँ अपना एजेंडा चलाने वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। यहाँ
सभी का निर्णय, सभी की अपनी अपनी भूमिका है और गलत को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाता है, तो अपने आप किनारे हो जाता है। और पार्टी में सभी वर्गों का, सभी तरह के स्तर के लोगों का समावेश है और सभी की अपनी अपनी, सब एक विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए यहाँ सवाल पैदा नहीं होता है। यहाँ पर देखा गया है जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल पर जिस तरह का कनेक्शन यहाँ पर बीजेपी का दिखता है अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के साथ, वो सच में वो दिखाता भी है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चूक, कहीं ना कहीं गलती हो गई, जिसका खामियाजा यहाँ पर यूपी में खासकर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। चलिए, अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी का नेटवर्क शायद चला गया। अंतिम, क्योंकि समय बहुत कम है, पुष्पेंद्र जी, अंतिम आपकी राय लेना चाहूंगी कि क्या सच में यूपी में अब हम इसको माने कि जो मौर्य वर्सेस योगी था उस पर विराम लग चुका है? नहीं, अल्प विराम कह सकते हैं, विराम, पूर्ण विराम नहीं। देखिए, जब महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसे अल्प विराम मानूंगा, मैं पूर्ण विराम नहीं मानूंगा। आगे देखने को मिलेगा क्या क्या। इसे क्या ये समझते कि वक्त दिया गया है चीजों को बेहतर करने के लिए? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का तालमेल सबका हो जाए और ये बहुत अच्छा हो अगर दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर कार्य करेंगे या एक साथ बैठकर करेंगे तो जनता का भला होगा और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये अलग रहते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है दिल्ली से मौका तो अभी मिला था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हाथ से छूटता हुआ। आगे भविष्य में लगता है कि जल्द ही एक मौका तलाश रही है एसपी और कहीं ना कहीं बीजेपी उसे देगी। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, बीजेपी मौका नहीं देगी रितु जी। मालिक तो इस देश की जनता है। अगर मौका देगी तो जनता देगी और जनता के हम सेवक हैं। जनता हमारी मालिक है। इस देश का संविधान इस देश की जनता को मलकियत देता है। भारतीय जनता पार्टी जी, इस तरह के मनमुटाव में आप लोग मौका नहीं ढूंढ रहे हैं। अखिलेश जी ने जो बात की थी वो फौरी तौर पे की थी कि मॉनसून ऑफर चल रहा है। आप लोग जनता के भरोसे मनमुटाव क्योंकि जनता ने जिस तरीके से 2024 में बीजेपी को नकार दिया है और सिर्फ 80 सीटें जीतने वाले 33 सीटों पे आ गए हैं। अयोध्या की जनता ने भी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मतदान किया है। देखिए, मंदिर भी टपक रहा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार की फुल गिर रहे हैं, कई अनफोल्ड गिर रहे हैं। इनके आपसी जो है भ्रष्टाचार के पुलिस के आला अफसर बयान दे रहे हैं कि कैसे लूट चल रही है। तो जनता इनके भारतीय जनता पार्टी के काम और फैसलों से नाराज है। इसलिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के शासन काल में त्रायमान बचा हुआ है और अगर जनता हमें सेवा का अवसर देगी तो हम जरूर जनता की सेवा करेंगे। चलिए, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सच में पूछा जा रहा था कि क्या यूपी में सब ठीक है, क्या यूपी में अभी भी बाबा तो अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर बैठक के बाद एक बोल दिया है, टास्क दे दिए हैं और निश्चिंत होने के लिए कहा है और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य या फिर योगी आदित्यनाथ दोनों को ही मना लिया है, तो उसके बाद ये भरोसा पूरा कि अब यूपी में सब ठीक है। लेकिन क्या इसे समझे कि हम कुछ महीने या फिर कुछ वक्त के लिए एक छोटा सा विराम, उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि जल्द ही 10 सीटों के लिए यूपी में, तो ऐसे में तब तक के लिए फिलहाल इस मनमुटाव को शांत करने की कोशिश है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।